दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त डीडी बिहार। आज नेपाल सेंट्रिक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है भारत नेपाल मैत्री और इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। पटना यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गौतम कुमार साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी बिहार में। और IITI बी पार्ट से डॉक्टर संतोष कुमार झा हैं। सर, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है डीडी बिहार पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है, जो मधुर संबंध है, उसकी चर्चा सिर्फ एशिया में ही नहीं होती बल्कि पूरे विश्व में इसका डंका बजता रहा है। और कहा जाता है सर कि जब चोट भारत को लगती है तो उसका जो दर्द है वो नेपाल को होता है। और इसी से शुरुआत करेंगे डॉक्टर गौतम कुमार साहब से कि सर, चोट अगर भारत को लगे तो दर्द नेपाल को होता है, ऐसा कहा जाता है, क्या कहेंगे? स्वाभाविक है, भारत का नेपाल के साथ जो संबंध है जी, वो दो भाइयों की तरह का संबंध है। रोटी बेटी वाला जैसे जो संबंध है, पुरातन काल से ही हमारा संबंध चला आ रहा है और आज तक हमारा उसके साथ उसी दिशा में वो संबंध है। भौगोलिक दृष्टि से भी देखा जाए तो नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। हम उसको राज्य की भी उपमा देते हैं। इस तरीके का हमारा भारत का संबंध इस तरीके का है। और सामरिक रूप से आप देखिए तो नेपाल के लोगों का या भारत के लोगों का एक दूसरे के प्रति इस तरीके का सांस्कृतिक संबंध जुड़ा हुआ है कि लोग एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना कभी कभी भूल जाते हैं, अलग अलग देखना भी भूल जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर भारत को या नेपाल के किसी के हित पर अगर चोट लगेगी तो दोनों भाइयों के ऊपर आँच आएगी। हमारे साथ डॉक्टर संतोष कुमार झा हैं। सर, आपसे सवाल करना चाहेंगे कि भारत और नेपाल की जो भौगोलिक संरचना है, इस पर हमारे दर्शकों को आप थोड़ा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए जी, खास करके भारत के लिए। ये जो भौगोलिक परिदृश्य है भारत और नेपाल के बीच का, दरअसल नेपाल जो है कई मायनों में भारत से जो सटा हुआ हमारा ये पड़ोसी राष्ट्र है, न सिर्फ पड़ोसी राष्ट्र, एक भाई की तरह है। ये सामरिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से दो तीन तरफ से दूसरे राष्ट्रों से भी जुड़ा है। और भीतर के क्षेत्रों में जब हम अपने भारत के राज्यों की सीमा की बात करें तो उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और हमारे राज्यों से जुड़ा हुआ है। बिहार हमारा एक बड़ा क्षेत्र है जो उससे जुड़ा हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि काफ़ी महत्व बढ़ जाता है हमारे इस राष्ट्र का और हमारे आपसी संबंधों का भी। चूँकि भारत में नेपालियों के लिए, नेपाली जो समुदाय है, नेपाल के लोग हैं, वो जब हमारे यहाँ आते हैं तो बहुत कुछ हमारी तरफ से उनके लिए छूट होती है। जी, बिल्कुल। हम जब उनके यहाँ जाते हैं तो ये हमारा संबंध जो है, जैसा कि डॉक्टर गौतम जी ने कहा कि वो काफ़ी सही है कि इतना अन्योन्याश्रय संबंध दोनों राष्ट्रों के बीच है। न सिर्फ रोटी बेटी का ही संबंध जो इन्होंने बताया, बल्कि भौगोलिक दृष्टिकोण से, रक्षा के मामले में, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, साहित्यिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से। और ख़ास करके ये जो भौगोलिक परिदृश्य है ये काफ़ी इसको समृद्ध बनाता है और ये स्थिति है अभी भारत के। लेकिन डॉक्टर संतोष कुमार झा ने जिस प्रकार से चर्चा छेड़ ही दी है दृष्टिकोण की, तो डॉक्टर गौतम से इस बारे में बात करेंगे। सर, जब 1950 में संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच, उस संधि को लगातार अभी भी फॉलो किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसमें अब ऐसा दोनों देशों को लगने लगा है कि उसमें थोड़ी सी संशोधन की ज़रूरत है, अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और भारत ने तो कह भी दिया है कि अगर किसी प्रकार की कोई अमेंडमेंट होगी तो उसके लिए हम तैयार हैं। नेपाल ने भी कह दिया है। तो आपको ऐसा लगता है कि जब भारत के लोग नेपाल जाकर रहते हैं तो लगता है कि अपने घर में हैं, नेपाल के लोग जब भारत में रहते हैं तो लगता है कि हम अपने घर में? ऐसा सर क्यों लगता है? देखिए, 1950 की जो मित्रता संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच में, उससे पहले उसका एक ऐतिहासिक परिदृश्य रहा है। उससे पहले सुगौली की भी संधि हुई थी जो ब्रिटिश काल में हुई थी। और 1950 की जो संधि हुई थी उस समय की वर्तमान जो उस समय की परिस्थिति रही थी उसको ध्यान में रखते हुए किया गया था। भारत भी एक नया स्वतंत्र राष्ट्र नया बना था और नेपाल भारत के लिए एक बफर स्टेट जोन के रूप में काम करता था। जैसा कि सर ने बताया कि उसकी 3 ओर से सीमाएं दूसरे राज्यों से, देशों से लगी हुई है और
उसके पास समुद्र वाला बंदरगाह नहीं है। तो भारत के साथ जब उसके 50 में जब मित्रतापूर्ण जब संधि की गई थी, तो भारत ने नेपाल के लिए एक तरीके से अपना हृदय प्रदेश खोल दिया था कि हम अपने सारे बंदरगाह, आवागमन की सुविधाएं, चुंगी मुक्त आपको व्यापार करने की सुविधा देंगे, चेक पोस्ट न के बराबर होंगे ताकि आने जाने की प्रशासनिक व्यवस्था बनी रहे उस तरीके से। लेकिन उसके साथ भारत ने अपने सामरिक हितों का ध्यान रखते हुए एक चीज़ नेपाल के साथ करार किया था कि आप अपना व्यापार करें, व्यापार की सुविधा हम देंगे, लेकिन सामरिक रूप से अगर आप मजबूत होना चाहते हैं और आपके सुरक्षा की चिंता होगी तो उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। अर्थात आप अपनी लोकल पुलिस बनाइए, अपनी लोकल सेना बनाइए, लेकिन विदेश नीति में आप स्वतंत्र होंगे, लेकिन सामरिक हितों की रक्षा के लिए हमारा आपका संबंध होना आवश्यक है। कहीं ना कहीं 50 के बाद आज काफ़ी समय 60-70 साल 60 बीत गए हैं, तो इस पर भारत ने खुले दिल से स्वीकार किया है कि एक बार फिर से इसका पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। उसमें नेपाल के लिए भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जो पहले से जो छूट हम दिए जा रहे हैं उसमें और उल्टा हम बढ़ोतरी ही करेंगे, कम करने का गुंजाइश उसमें उन्होंने। और हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से भी जो एक वार्ता हुई थी, जो हर साल शिखर वार्ता होती है, उसमें यह आश्वासन दिया गया कि हम नेपाल के लोगों के लिए हृदय प्रदेश अपना खोल के रखेंगे, खुले मन से हम विचार करेंगे। डॉक्टर संतोष जी से मेरा अगला सवाल है कि सर, ऐतिहासिक की संरचना की जब बात की जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया में भारत और नेपाल ही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ जो दोस्ती है उसमें आज तक कभी कोई खटास पैदा नहीं हुई। और ये अगर दोस्ती भी कहा जाए तो ये भी एक ऐतिहासिक हो चुका है। 70-75 साल कम नहीं होते हैं दोस्ती के। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो दोस्ती है वो और भी बहुत सालों तक, बहुत दशकों तक या शताब्दी तक भी ये दोस्ती और आगे बढ़ सकती है? जी ज़रूर। इसमें कुछ कहना चाहूँगा ये कि जो ऐतिहासिक स्तर पर जो हमारी दोस्ती है भारत और नेपाल के बीच में, जब वहाँ राजतंत्र था तो राजतंत्र के ज़माने से ही हमारा उसके प्रति काफ़ी, जो कि शुरू से ही सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि हमारा जो उसके साथ संबंध है वो काफ़ी पुराना और काफ़ी समृद्ध है, काफ़ी मजबूत संबंध है हमारा उनसे। कई मायनों में सांस्कृतिक स्तर पर जब हम जाते हैं तो हमारा कल्चर जो है और जो नेपाल का कल्चर है बहुत हद तक मिलता जुलता है। अगर आप थोड़ा सा क्षेत्र ले लें तो हमारा, जैसे आप राज बिराज का एक एरिया है, क्षेत्र है, विराट नगर क्षेत्र है जो नेपाल के प्रमुख शहरों में आता है, और वहाँ की जो सीमाएं लगती हैं वो हमारे मिथिलांचल की सीमा से जुड़ती हैं। और जो हमारा मिथिला का कल्चर है, जो मैथिल कल्चर हम लोग जिसको कहते हैं, वो कल्चर वहाँ के तराई क्षेत्रों में भी है। और यही वजह है कि जिसको हम वहाँ मधेशी कहते हैं, जिसके लिए वहाँ नेपाल में काफ़ी भारत सरकार की तरफ से भी काफ़ी दबाव दिया गया कि उनको वहाँ की नागरिकता और इसमें उनको प्राथमिकता दी जाए। और काफ़ी हद तक चूँकि यह संबंध काफ़ी समृद्ध है इसलिए बातें सुनी भी गई और उस पर काम भी चल रहा है। तो जो हमारी संस्कृति है, वहाँ की भी संस्कृति है, तो जब संस्कृति एक होगी, हमारी मानसिकता एक होगी, वहाँ का बहुत कुछ कल्चर हम अपने यहाँ लेंगे, हमारे कल्चर से वहाँ का ये होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि समृद्धि और बढ़ेगी, जो संबंध है वो और भी मजबूत होगा और हम इसमें काफ़ी आगे बढ़ेंगे। बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो, या इसका असर उन चीज़ों पर बहुत कम पड़ता है, अंशतः पड़ता है, लेकिन बहुत कम पड़ता है और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आगे मुझे लगता है कि इस मामले में काफ़ी आगे हम जाएंगे और अभी उस पर विचार भी चल रहा है। कई चीज़ें हमारी अभी नेपाल से जोड़ने की बात हो रही है, चाहे वो बस सेवा हो, रेल सेवा हो, काफ़ी कुछ भारत की तरफ से किया जा रहा है और सरकार की तरफ से काफ़ी कोशिशें भी, और हम लोग इसमें प्रयासरत भी हैं और काफ़ी प्रयास चल रहा है। इसलिए उम्मीद है कि बहुत कुछ आगे भी बहुत कुछ अच्छा होगा। डॉक्टर संतोष जी, आपने चर्चा जब छेड़ी है बस सेवा की, मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन डॉक्टर गौतम जी से मेरा एक सवाल है कि सर, अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था कि जैसे कि बिहार में रक्सौल क्षेत्र जो है वो नेपाल से एकदम सीमावर्ती है, और यहाँ वहाँ के जो भी लोग हैं, रहने वाले हैं, वो अपने गाड़ियों के पेट्रोल और अपने गाड़ियों के जो डीजल हैं वो जाके नेपाल के पेट्रोल पंप में भरा रहे थे। जब वहाँ के प्रशासन को पता चला तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। वे कह रहे हैं कि आइए, आपका स्वागत है, आप आकर यहाँ के जो पेट्रोल पंप है उसका भी इस्तेमाल कर सकते। तो कहीं ना कहीं जब रोटी को आधी आधी भारत भी आधा खाता है और नेपाल भी आधा खाता है, तो इससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मिठास जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा गाढ़ी होगी और व्यापार भी इस तरह से बढ़ेगा? भारत और नेपाल के बीच में व्यापार संबंध तो काफ़ी अब
पुराने हो चुके हैं और नेपाल को कई मामले में, व्यापार के मामले में भारत की तरफ से छूट भी दे रखी है। जैसा कि मैंने पहले चर्चा में बताया कि बंदरगाह कलकत्ता जो हमारा बंदरगाह है वो नेपाल के लिए स्वीकृत किया हुआ है पहले से ही कि आप वहाँ पर अपना डायरेक्ट ढुलाई कीजिए और विदेशों में आप अपना सामान बेच सकते हैं। उसी तरीके से भारत नेपाल के साथ और व्यापारिक मधुर रिश्ते बनाने के लिए और ज़्यादा बड़ा स्तर पर करने के लिए अपने कुछ दूसरे और बंदरगाहों को भी खोलने पर विचार कर रहा है। जहाँ तक पेट्रोल वाली बात है, वैसे तो हमारे अब आंतरिक राज्यों के बीच में भी कर निर्धारण की वजह से वो एक प्रैक्टिकल पार्ट है कि कहीं तेल सस्ता मिलेगा, थोड़ा कहीं महंगा मिलेगा। तो हम केवल उसको उसी स्तर पर हम नहीं देखना चाहते, हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअली भाषाई रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से भी हम काफ़ी जुड़े हुए हैं। न सिर्फ मिथिलांचल के इलाके में, जबकि उत्तराखंड के जैसे इलाके में भी, पश्चिम बंगाल के इलाके में भी, सिक्किम के इलाके में भी हम सट रहे हैं और जहाँ जहाँ हमारी सीमाएं वहाँ से सटी हुई है वहाँ सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान चला ही जा रहा है, हमारे साथ तो बना ही जा रहा है। डॉक्टर संतोष जी, पिछले महीने शुरू किया गया है भारत और नेपाल के बीच जो बस सेवा है और वाराणसी से काठमांडू, और अब खबरें आ रही हैं कि पटना से काठमांडू की जो बस सेवा है उस पर विचार किया जा रहा है। तो आप इस मामले में क्या प्रकाश डालते हैं? दरअसल वाराणसी से पटना तो चली रही है, पटना वाराणसी से काठमांडू, लेकिन पटना से काठमांडू जो है वो सेवा पहले से भी थी, बीच में कोरोना काल में बीच में बंद हो गई है सेवा, लेकिन पुनः इसको प्रारंभ करने की बात हो रही है। पटना से काठमांडू सीधा, पटना से जनकपुर सीधा, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बस मार्ग से, जो सड़क मार्ग से, यह भी एक संबंध बनाने की ही बात है और संबंध को और भी बेहतर बनाने की बात है। और बिहार में, खासकर मैं बिहार की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार में ये सेवा बिहार से शुरू हो रही है, पटना से यहाँ जा रही है, काठमांडू जा रही है, तो जितने भी लोग नेपाल के यहाँ रहते हैं उनकी सुविधा ज़्यादा हम ध्यान में रख रहे हैं कि उनको ज़्यादा सुविधा हो और हमारे यहाँ के जो लोग वहाँ हैं उनको भी आवागमन में काफ़ी सुविधा हो, और इस ख्याल से ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है सरकार का। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे लगता है कि जो बिहार के जो 8-9 जिले हैं उसमें अधिकतर जो शादियां होती हैं वो शादी के बाद दर्शन करने के लिए जनकपुर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं माता सीता का आशीर्वाद लेने के लिए। तो इस स्थिति से भी, अगर इस नज़र से भी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आपको लगता है कि सिर्फ पटना और वाराणसी से नहीं बल्कि और भी कई जगहों से अभी तुरंत अभी विचार किया जा रहा है, दिल्ली सरकार का भी हो रहा है कि ये लोग दिल्ली से काठमांडू बस चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ये पाइपलाइन में है, अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश जारी है कि वो भी शुरू हो जाए। तो हाँ, तो सिर्फ बिहार से ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी और अन्य जगहों से भी अगर चलाई जाए तो ये बेहतर होगा। मेरे पास एक आंकड़ा है डॉक्टर गौतम साहब कि 3.5 लाख जो रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट में कार्यरत हैं नेपाल के जो सैनिक, जो भारत के लिए अपना खून देने के लिए 24 घंटे तैयार हैं, और लगभग 1 लाख जो ऐसे पेंशनर हैं जिन्हें पेंशन भारत देता है। इस पर जरा प्रकाश डालिए अपने दर्शकों। गोरखा रेजिमेंट एक काफ़ी ही बहादुर और शक्तिशाली रेजिमेंट है और गोरखा रेजिमेंट का एक इतिहास रहा है विश्व में सिर्फ 2 जगहों पर, एक ब्रिटिश आर्मी में जहाँ आज भी गोरखा रेजिमेंट है और इंडियन आर्मी में। तो और इन्होंने कई मतलब विजय गाथाओं में इनका शौर्य लगा रहा है। 1 लाख करीब गोरखा सैनिक जो है रिटायरमेंट के पश्चात भारत सरकार उनका वेतन दे रही है और 3.5 लाख के करीब लोग कार्यरत हैं रेजिमेंट में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, करीब 23 लाख के करीब कुल नेपाली समुदाय के लोग जो हैं वो भारत में कार्यरत हैं विभिन्न पेशों में भी। तो हमारा एक तरीके से समझिए कि नेपाल की जो सर्विस सेक्टर है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से जुड़ा हुआ है और हमें बहुत खुशी होती है कि हम लोग इस तरीके से हमारा संबंध और ज़्यादा बेहतर डेवलप हो रहा है। इतना अन्योन्याश्रय संबंध है एक तरीके से कि इसको अलग सेगमेंटाइज करके हम लोग तो देखते ही नहीं है कभी कभी इस चीज़ में। और अभी जो बस सेवा की चर्चा हो रही थी तो साथ साथ आप ध्यान दीजिएगा, पिछले विगत कुछ दिनों में बिहार में जो दरभंगा एयरपोर्ट है उसने यात्रियों की संख्या में अन्य कई एयरपोर्टों को पीछे छोड़ दिया। उसमें एक सबसे बड़ा योगदान ये रहा है कि नेपाल से भी काफ़ी संख्या में लोग हवाई यात्रा के लिए उस पट्टी का उपयोग कर रहे हैं। और अभी कुशीनगर में एक जो
विमान सेवा शुरू की गई, एयरपोर्ट शुरू किया गया है, उसका भी लाभ बेसिकली उसी चीज़ को ध्यान में रख के किया गया है कि नेपाल के साथ हमारे आवागमन की स्थिति जो है थोड़ी बहुत भौगोलिक जो सड़क बाधा जो होती है जिसमें लैंड उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है रिस्क और ज़्यादा सुगम बनाया जा सकता है, तो हम उस ओर भी बढ़ रहे हैं। तो कहा तो ऐसा भी जाता है कि अगर आपके घर में सुरक्षा चाहिए तो आप सिक्योरिटी कहीं ना कहीं गोरखा को रखिए। अगर गोरखा आपके घर के बाहर खड़ा है तो आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ऐसा भी तो कहा जाता है। जी जी, और जिस पद्धति से मैं इसको एक दूसरे संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत कर कि मैं इस वर्क को डिमाइन नहीं करना चाहता है, मैं इसको ये कहता हूँ उनकी बहादुरी, उनकी निष्ठा, उनकी कर्तव्य परायणता, जिसको शौर्य जिसको कहे, उस मामले में हम कह सकते हैं उसको कि वो बहुत ही अपने पारंपरिक रूप से इस काम में वो काफ़ी दक्ष है। अच्छा, डॉक्टर संतोष कुमार झा हमारे साथ हैं। डॉक्टर संतोष जी, आप एक बात बताइए कि कोरोना काल में भी भारत और नेपाल की जो दोस्ती थी वो भी बहुत रंग लाई दोनों देशों के लिए, और भारत ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से नेपाल वाले को कोरोना का टीका भिजवाया और वो खुद भी लेकर गया, तो इससे समझ में आता है कि कितनी ज़्यादा दोनों देशों के बीच जो दोस्ती है। और अगर आप कहते हैं कि जब विपत्ति में कोई आपके साथ खड़ा हो, सुख में तो सभी खड़े रहते हैं, लेकिन अगर कोई विपत्ति में आपके साथ खड़ा, और भारत जो है वो नेपाल के साथ 24 घंटे उसके विपत्ति में खड़ा, तो ऐसे में आप इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। चूँकि आप इसका थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, चाहे वो आपदा का समय हो, बिल्कुल, या फिर ये आपदा ही है, महामारी थी जिसमें कि जिसकी चर्चा आपने की कि कोविड के काल में काफ़ी हमने इंडिया से उनको दवाएं भेजी और बहुत कुछ किया। इसके पीछे चले जाएं, जिस समय में वहाँ पे भूकंप और ये आया था, उस समय भी हमारी भूमिका, भारत की भूमिका काफ़ी ज़्यादा थी, और उन्होंने वहाँ अंदर जाकर और जहाँ तक संभव हो सकता था अपने लिमिट से बाहर भी वहाँ तक जाकर उन्होंने कोशिश की और वहाँ तक नेपाल को मदद पहुँचाई गई। तो चूंकि हमारा इतिहास ही ऐसा रहा है कि नेपाल के प्रति हमारे मन के अंदर, भारत के मन के अंदर, भारत के अंदर जो है वो भावना ही वैसी है कि हमेशा तत्पर रहता है भारत की, हम उसके लिए कभी भी खड़े रहें। और बात ऐसी ही नहीं कि भारत भी नेपाल भी खड़ा रहा है। जहाँ तक डॉक्टर गौतम साहब ने कहा कि गोरखा रेजिमेंट की बात की, तो यह भी एक इतिहास ही है कि वह भी भारत के लिए खड़ा रहा है और भारत के संदर्भ में खड़ा रहा है। तो एक दूसरे के प्रति जो ये भावना है दोनों के अंदर, दोनों देशों के अंदर, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को बांधे रख रहा है, और उम्मीद है कि ये चीज़ें कभी कम और ये होने वाली नहीं हैं। जहाँ तक संभव है ये और बढ़ेंगी चीज़ें, और दोनों के बीच संबंध और भी मधुर होंगे, और भी हम लोग उम्मीद करें कि और भी बेहतर होंगे। यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा डॉक्टर गौतम कि कोरोना काल में जिस प्रकार से भारत 24 घंटे उनके साथ, नेपाल के साथ खड़ा था, और नेपाल ने भी अपने जो सरकारी नोटिफिकेशन है उसमें कहा कि भारत ने हमारा बहुत साथ दिया है और इसके लिए नेपाल जो है हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। तो क्या आपको कैसा लगता है कि ये संबंध तो है ही, लेकिन जब आपदा और विपदा में हम खड़े हैं नेपाल के साथ, तो आप कैसे देखते हैं इसको? भारत के लिए तो स्वाभाविक सा एक चीज़ है। भारत की इस साल की जो वैक्सीन नीति रही है, कितने भी कठिन समय में, आपदा महामारी के समय में भी भारत ने अपने मित्र राष्ट्रों का हाथ कभी नहीं छोड़ा। और इस मामले में नेपाल अलग नहीं है। नेपाल हमारा पारंपरिक सहयोगी रहा है, शुरू से रहा है, मित्र राष्ट्र रहा है। हमारी सीमाओं की सुरक्षा उससे भी सुरक्षित है। अगर नेपाल सुरक्षित है तो आप समझिए भारत भी सुरक्षित है। तो भारत स्वाभाविक रूप से वैक्सीन वहाँ हमने, चूँकि हमारे ही लोग हैं वहाँ पर, एक तरीके से हम लोग अलग तो डिफ्रेंशिएट करके देखना ही नहीं चाहते इस मामले में। तो जिस तरीके से हमारे नागरिकों को वैक्सीन की आवश्यकता थी, उसी तरीके से वहाँ के नागरिकों को, और उसका भारत के प्रति ये झुकाव, ये लगाव और ये डेडिकेशन, ये देखना कि हम एक्सपेक्टेशन जिसको हम कह सकते हैं, वो स्वाभाविक है। उसमें कोई भी अचरज वाली बात नहीं। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम दूसरे देशों में जाकर हथियार नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन भारत में नेपाल के जो लोग हैं आसानी से आकर हथियार खरीद सकते हैं, या फिर भारत के भी जो लोग हैं वो नेपाल में जाकर हथियार खरीद सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि जब आप हथियार जैसी चीज़ अगर आप खरीद सकते हैं, तो दोनों देशों के जो रक्षा तंत्र हैं वो कितने ज़्यादा मजबूत होंगे, और उसके जो दस्तावेज होंगे वो कितने ज़्यादा दृढ़ होंगे, इससे पता चलता है। इस मामले में आपका क्या कहना है? जैसा कि आपको मैंने बताया कि 1950 की जो संधि हुई थी, मित्रता संधि,
तो उस मामले में एक ये भी चीज़ तय किया गया था, जैसे आपने कहा कि दस्तावेज के लिए, तो भारत से नेपाल में आवागमन के लिए उन क्षेत्रों में अभी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है हमें। कुछ एक दो इलाके हैं जिसमें इनर लाइन परमिट्स की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ भी जैसा भारत के अंदर भी है, अपने कई राज्यों के अंदर में है। तो जो एक तरीके से हम लोगों ने सीमाओं को इस तरीके से खोल के रखा हुआ है, हम वहाँ जिनको मधेसी कहा जाता है, वो बेसिकली है तो हमारे नेपाल और भारत से बीच के समझ के यहाँ के व्यापारी वहाँ जाके व्यापार करते हैं, वहाँ के व्यापारी हमारे यहाँ व्यापार करते हैं। तो ये जो उनको हथियार खरीदने की जो छूट दी गई है, और या यहाँ के लोग भी वहाँ जाकर जो इस तरीके से हथियारों का वो करते, हथियार बेसिकली क्या है, वो एक सुरक्षा के लिए एक सूचक है एक तरीके से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। हाँ, भारत ने तो ऐसे भी ये स्पष्ट कर रखा है कि आप अपने आंतरिक व्यवस्था के लिए, प्रशासन व्यवस्था के लिए हथियार जो है, पुलिसिया व्यवस्था के लिए आप उसकी व्यवस्था कीजिए, लेकिन सामरिक दृष्टि से अगर कभी आपके मित्र ऊपर राष्ट्र पर अगर कोई आंच आएगी तो भारत पहले खड़ा रहेगा अपने हथियारों के साथ। डॉक्टर संतोष कुमार झा हमारे साथ हैं और चर्चा करेंगे धार्मिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से भारत और नेपाल के बीच जो मैत्री स्थापित है। जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा की है कि जनकपुर में बहुत सारे बिहार के बहुत सारे जिलों से लोग पहुंचते हैं और जाकर दर्शन करते हैं, ठीक वैसे ही नेपाल के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बिहार में कहिए, पश्चिम बंगाल में कहिए, दूसरे राज्यों में कहीं जाकर भगवान का दर्शन करने जाते हैं। और एक बहुत अच्छी लंबी फेरिस्त भी है जिसमें काफ़ी हद तक नेपाली पहुंचते हैं। इस मामले में आपको क्या कहना है सर? बिल्कुल सही। दरअसल धार्मिक कहने का मतलब थोड़ा सा इसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मेरा आशय होगा सिर्फ ये कि धार्मिक स्तर पर दोनों देशों का सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध वो चूँकि पुराना इतिहास रहा है हमारा कि नेपाल में जो बौद्ध धर्म और हमारे यहाँ का सनातन धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, दोनों धर्मों के धर्मावलंबी जो हैं नेपाल में भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं। और ये जो हमारा संबंध रहा है बहुत पुराना है, क्योंकि धर्म के जो अनुयायी हैं वो भी यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं। जो उसके प्रचारक रहे, जो उसके जनक रहे, उनके भी जो मार्गदर्शक रहे। अब आप उदाहरण ही ले लें कि बौद्ध धर्म में हमारे जो हैं गौतम बुद्ध, अब एक व्यक्ति का जन्म नेपाल में होता है और वो ज्ञान प्राप्त भारत में करते हैं। बिल्कुल। दोनों देशों के बीच सोचिए कि जरा कैसा ये संबंध है कि वहाँ पर उनका जन्म होता है, यहाँ ज्ञान प्राप्त करते हैं, और दोनों देशों के लोग इस मतलब इसकी चीज़ों को, इसकी सुंदरता को, इसकी खूबसूरती को, जो धार्मिक चीज़ें हैं, बातें हैं, उसको विदेशों तक कई राष्ट्रों में फैलाते हैं। और फिर वहाँ के लोग भारत और नेपाल के दर्शन करने आते हैं, नेपाल में आते हैं। तो ये उस दृष्टिकोण से हमारा सांस्कृतिक जो ये है वो उसकी महत्ता भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो नेपाल और भारत के बीच काफ़ी पुराना, बहुत पुराना रिश्ता रहा है। और बौद्ध धर्म और सनातन धर्म का इसका प्रचार प्रसार भी यहीं से शुरू हुआ और यहीं से होते हुए, कई राष्ट्रों से होते हुए पुनः फिर यहीं पर हम स्थापित हुए। और हम बहुत गर्व से भारत और नेपाल में लोग आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं, अपने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, पुनः वापस जाते हैं। तो इससे भी हमारा फैल रहा है, हमारी कांति फैल रही है, हमारा जो दर्शन है यहाँ का वो भी काफ़ी फैल रहा है और बाहर तक जा रहा है। अगर सर मैं एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे डॉक्टर गौतम कि अगर आपका पड़ोसी बहुत अच्छा है और वो कितना अच्छा है ये पता आपको तब चलता है जब आपके दुख में या सुख में पहला कॉल उसका आता है या वो आके खड़ा हो जाता है। जब अभी भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का जो एक लक्ष्य रखा था और इसे पूरा किया, तो जो पहला कॉल आया विदेश से वो नेपाल के तरफ से भारत को आया शुभकामना के लिए और बधाई के लिए। इससे पता चलता है कि कितने प्रगाढ़ दोस्ती है दोनों में। अभी इसको हम लोग अगर इस तरीके से देखें तो सीता जी की जन्मस्थली से लेकर जी बिल्कुल, और भारत में अयोध्या, अगर आप उसको बस केवल उसी सांस्कृतिक परिवेश में ही अगर आप देख लें कि जो हमारे वो संबंध है, तो अब उसको अलग से मुझे नहीं लगता कि उसकी अलग से कोई व्याख्या करने की आवश्यकता है। ये पानी में लाठी मारने जैसा होगा कि आप मार के उसको अलग नहीं कर सकते, वो देख नहीं सकते, नीड़ छीड़ करने की इसकी आवश्यकता मुझे नहीं। और सर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका पड़ोसी अच्छा है तो आप सुरक्षित हैं?
हाँ बिल्कुल, पड़ोसी से तो सुरक्षा की सबसे ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि जो हमारे सबसे बगल में है, हम उससे सबसे पहली उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए बिल्कुल एक ढाल बनकर खड़ा है। जी। तो इसमें नेपाल जो है वो हमारे बिल्कुल बगल में है, और कई मामलों में पहले हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं इस पर कि किन मामलों में वो हमारा पड़ोसी होते हुए भी कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो एक ढाल तो होती ही है, और पड़ोसी राष्ट्र अगर उसमें ईमानदारी से उसकी नीयत साफ हो और ईमानदारी हो जी। तो निश्चय ही वो निस्संदेह हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, हमारे लिए सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है। चलिए, कहा जाता है कि आधी रोटी खाएंगे पर दोस्ती निभाएंगे, और कहीं ना कहीं भारत और नेपाल की जो दोस्ती है वैसी ही है, चाहे वो ऐतिहासिक कहिए, भौगोलिक कहिए, या सांस्कृतिक कहिए, या फिर धार्मिक कहिए। भारत हमेशा नेपाल के साथ 24 घंटे खड़ा है, और कहा जाता है कि नेपाल भी लाठी लेकर भारत के साथ 24 घंटे खड़ा है, क्योंकि उसके जो गोरखा रेजिमेंट के जो जितने भी भारत के जो गोरखा रेजिमेंट के जितने जवान हैं वो कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा के लिए अपने खून और पसीने देने के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। और भारत और मैत्री की जो बात की जाती है तो इससे पता चलता है कि जब भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया, तो जो पहला कॉल विदेश से भारत के पास आया, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास आया, वो नेपाल का था। इससे पता चलता है कि हमारा जो पड़ोसी है वो कैसा है, और भारत और नेपाल के बीच जो मैत्री है वो कितनी प्रगाढ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों मेहमान का। डॉक्टर गौतम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संतोष कुमार झा, आपने भी बहुत विस्तृत तरीके से आज जिस प्रकार से बताया है कि भारत और नेपाल की दोस्ती के बारे में, धार्मिक रूप से जो आपने चर्चा की है, और आपने खासतौर पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो चर्चा की है, हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत ही कारगर है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।